इनसाइट शेयर करने वाला हूँ। लेकिन पहले सीखते हैं कि ये वास्तुशास्त्र चीज़ क्या है? ये जर्नी शुरू कैसे हुई? इसके आधार क्या हैं? क्या इसके फाउंडेशन एलिमेंट्स हैं? ओके, तो सबसे पहले आज इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिफोर आई बिगिन दिस चैप्टर, इससे पहले मैं इसकी शुरुआत करूँ, मैं छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूँगा। आई रन अ वेरी स्मॉल टीम जहाँ पर मैं और मेरा एक फ्रेंड कनिष्क शर्मा हू इज़ माय कंटेंट क्रिएटर and socially reform who's our digital marketing partner. We work together to give the best knowledge in Vastu Shastra. So I am a third generation Vastu consultant because सबसे पहले ये जर्नी मेरे ग्रैंडफादर ने शुरू करी थी मेरे लिए and he taught me Vastu Shastra. He was a professional astrologer and he passed away in 2010. आफ्टर दैट आई टुक अप द चार्ज। तो जो उनके कंसल्टेशंस होते थे, जो भी छोटी-बड़ी चीज़ें होती थी, मैं उनको उसमें असिस्ट करता था एंड देयर आफ्टर आई स्टार्टेड दिस जर्नी कि मुझे भी वास्तुशास्त्र को और प्रमोट करना चाहिए। आफ्टर दैट आई बिकेम एन आर्किटेक्ट क्योंकि ऑब्वियसली वास्तुशास्त्र के बाद आपके माइंड में एक रुचि बन जाती है कि इस बिल्डिंग की साइंस को और समझना है, और जानना है, और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस में लेना है। So I began my journey as an architect and later I did my postgraduate in टाउन प्लानिंग एज़ वेल। तो इस जर्नी के अंदर मैंने इस मूल आधार पर सबसे पहले ये सीखा कि अगर हम वास्तुशास्त्र को एज़ आर्किटेक्ट जब पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी व्हिच आर कंप्लाइंग विद आर्किटेक्चर। तो ये शास्त्र बेसिकली आर्किटेक्चर है, शिल्पकार है एक तरीके से, जो कि पुरातन काल में वैदिक टाइम पर चलता था। राइट? तो उसके बाद ये जर्नी को और एक्सटेंसिवली मैंने और बेहतर तरीके से सीखा। इसको मैं छोटा-सा ब्रीफ आपको देना चाहूँगा यहाँ पर कि ये शुरू कैसे हुआ। देखिए इसका शुरुआत जो है वो सबसे पहले वेदास में आप देखेंगे कि वैदिक एरिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, व्हिच वाज़ एसेंशियली द टाइम जहाँ पर वैदिक एरा के अंदर आप इसके वर्णन को देखेंगे स्थापत्य वेद में, व्हिच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ अथर्ववेद। वहाँ पर आपको इसका उल्लेख मिलता है। सबसे पहले जो सबसे पुरातन शिल्पकार थे विश्वकर्मा, उनके द्वारा इसको रचाया, लिखा गया और इसके सभी प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करा गया। ऑन द इंस्ट्रक्शंस ये शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले ये शुरुआत हुई ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी की सृजनी करी और उनको कहा कि भई एक बैलेंस बनना चाहिए। सभी एलिमेंट्स में जो 5 तत्व हम बना रहे हैं, इन पाँचों तत्वों के अंदर एक बैलेंस अचीव होना चाहिए। और उस 5 तत्व के आधार पर ही आगे आप वास्तु के सभी नियमों को प्लान करेंगे। उसके बाद एक बहुत मेजर शिफ्ट आप देखते हैं, मैं हर छोटे-छोटे पार्ट को नहीं कवर करूँगा, मेजर शिफ्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा। ड्यूरिंग द मुगल एरा आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया एंड वेयर इट वाज़ लर्न्ड कि क्योंकि मुगल्स जो थे वो आर्किटेक्चरली इंडिया में जल्दी चीज़ें क्रिएट करना चाहते थे। सो दे वांटेड कि भई क्विकली मॉडिफिकेशंस लाओ, जो इस्लामिक रूल है, जो इस्लामिक कल्चर है, उसका एक मार्वेलस प्रेजेंटेशन इंडिया के अंदर होना चाहिए। जिस रीज़न से उन्होंने हमारे जो स्कल्पचर्स थे, जो आर्किटेक्चर था, उसको बहुत ब्लेंड करने की कोशिश करी। क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक चला, तो इस रीज़न से यहाँ पर बहुत सी ऐसी लर्निंग्स, बहुत से ऐसे इफ़ेक्ट्स थे, जो हमारी लर्निंग्स, स्क्रिप्चर्स पहले के समय में जो पढ़ाई होती थी वास्तुशास्त्र की, वो ऐसी नहीं थी। जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, आपने ऑनलाइन कनेक्ट कर लिया। इतना ज़्यादा वेल कनेक्टेड नहीं था। जो लिटरेचर था, जो आपके फ़ोरफ़ादर सिखाते थे, उसी से ही आप उसे आगे प्रमोट कर पाते थे। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस वैक्यूम यहाँ पर एक बहुत मेजर शिफ्ट आया। इससे भी बड़ा शिफ्ट आप देखते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा। ब्रिटिश एरा के अंदर क्या हुआ कि इम्पोर्टेंटली ब्रिटिश का तो कल्चर ही ये था, मतलब इंटेंशन ही ये था कि इंडियन सोसाइटी, इंडियन बिलीव्स, इंडियन कल्चर को हम चेंज करें, कि वो ब्रिटिशर्स को एक सुप्रीम लेगेसी माने, अपनाए। जिस वजह से उन्होंने हमारा बहुत सा लिटरेचर, बहुत से स्कल्पचर्स को डैमेज करा, जो प्रैक्टिस एज़ पर वास्तुशास्त्र होती थी, इन फंडामेंटल्स को चेंज करा और यहाँ तक आने तक इन 300 सालों के अंदर बहुत सा ऐसा लिटरेचर, बहुत से ऐसे वेदास, बहुत से ऐसे रिसर्च वर्क जो कि आधारित थे वास्तुशास्त्र के ऊपर, वो डैमेज हो गए। जब ये डैमेज हो गए उसके बाद हमने ये देखा कि फ्रॉम 1950 अप टू 1990 जिसके अंदर बहुत लोगों ने रिसर्च करा, लेकिन वो एक बहुत लो की लेवल पे था। बहुत छोटा, मतलब रीजनल आपस में कहीं-कहीं छोटे-छोटे टुकड़ों में रिसर्चेस चली। बट फ्रॉम 90s एंड अप टू प्रेजेंट आपने ये देखा कि थ्रू हेल्प ऑफ डिजिटल मीडिया, थ्रू हेल्प ऑफ प्रमोशंस, इसके अंदर एक बहुत मेजर शिफ्ट आया और 50s से 90s तक जो मकान बने थे,
आप देखेंगे उनके अंदर सबसे पहले आपको वास्तु दोष मिलता था पुराने घरों के अंदर। उसका रीज़न ये था कि मेनली वो साइंस एक लॉस्ट साइंस की तरह डिक्लेयर हो गया था कि भई इसके बारे में हमें करेक्ट नॉलेज नहीं है। अब पता नहीं कि इसके बारे में प्रैक्टिस कैसे करना है। इवन आप देखेंगे कि हर कोई कहता है हाँ यार 90s के बाद हर कोई चाहता है कि घर एज़ पर वास्तु बनाया जाए, वास्तु के हिसाब से चीज़ें हों। तो आज प्रेज़ेंट टाइम में हम इसे मॉडर्न टाइम में देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा चलन है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि नहीं, घर का अगर मैं प्लानिंग करता हूँ, बनाता हूँ, इनफैक्ट जैसे आप लोगों ने भी मुझसे कहा कि वे बिल्डर्स नहीं अपनाते, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा अदरवाइज़ रहा इस केस में, क्योंकि जब बीइंग एन आर्किटेक्ट हमारे पास जब बिल्डर्स आते हैं कि भई हमारे पास ये प्लॉट है और हमें सेल के लिए बनाना है, इन चीज़ों के लिए बनाना है। 95% ऑफ द टाइम हमसे माँगा जाता है कि नहीं, आप एक-एक नक्शा ऐसा बनाओ कि वास्तु में मुझे कोई उसके अंदर सेल करते टाइम दिक्कत ना आए कभी भी। क्योंकि द रीज़न इज़ देखिए, कुछ चीज़ें हैं वो उसके कंट्रोल में है। वो अपनी लोकेलिटी, सोसाइटी, आस-पास क्या कर सकता है, वो प्लॉट कहाँ खरीद रहा है, वो सब वो चूज़ कर सकता है कि भई मैं अच्छी जगह पर घर बनाऊँ, ऐसी जगह बनाऊँ जहाँ पर वो सेल कर सकूँ। एट द सेम टाइम उसका जो आर्किटेक्चर है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि टुडे आप देखेंगे मेजर बिल्डर्स सच एज़ ओमेक्स, सच एज़ अजनारा, एवरीवन इज़ प्रेफरिंग कि नहीं, अगर घर होगा ना, अगर कोई अपार्टमेंट भी होगा तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल अगर लेफ्ट वाला है या राइट वाला है, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है, अगर लेफ्ट वाला नक्शा एज़ पर वास्तु अच्छा होगा, तो उसका राइट वाला अपोज़िट होगा, राइट? लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब उसके दोनों नक्शों को बिल्कुल अलग बनाया जाता है, सच दैट कि वो वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको बहुत अच्छे से सैटिस्फाई करे। उस केस स्टडी पर भी मैं आ जाऊँगा आपके साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु आधारित किसके ऊपर है? ये इसके पिलर्स क्या हैं? ये चलता कैसे है वास्तु? आपकी गाड़ी के अंदर 4 पहिए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वास्तुशास्त्र में 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ ऐसे हैं, जिसके आधार के ऊपर वास्तुशास्त्र फंक्शन करता है। हम लोगों से गलती क्या होती है, हम लोग ना एक एक सवाल के साथ वास्तुशास्त्र का शुरुआत करते हैं, जिसका छोटा-सा उदाहरण मैंने आपको दिया कि जब हम बात करते हैं, अरे मेरी किचन नॉर्थ ईस्ट में है, मेरी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, या किसी भी दूसरे वास्तु दोष की बात करते हैं, मेरा फेसिंग साउथ है, ऐसा कुछ भी है, तो हम हमेशा एक टॉपिक ले लेते हैं कि मेरा घर नॉर्थ ईस्ट को फेस करता है, या माफ़ कीजिएगा साउथ को फेस करता है, या मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है। मैं आपको छोटा-सा तरीका बताऊँगा कि हमें ना कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे सोचना है। कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब आप एक डायरेक्शन में ना सोचें, आप हर दिशा से अपने घर को देखें। वास्तुशास्त्र बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपकी किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, तो आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ आनी चाहिए थी, वो भी वहाँ से मिसिंग है। वो किसी तीसरी दिशा के अंदर चली गई है। तो अब ये एक वास्तु दोष नहीं, ये 2 वास्तु दोष बन जाते हैं, राइट? तो हमारी गलती क्या है कि हम ना ऐसे देखते हैं कि अच्छा आप मुझे रेमेडी बता दीजिए कि मेरी किचन नॉर्थ ईस्ट में हो, तो अब मैं कैसे ठीक करूँ उसको, राइट? आपने ये ध्यान नहीं दिया कि नॉर्थ ईस्ट में जो आना चाहिए था, वो भी तो किसी और दिशा में चला गया। तो आपको अब दोनों जगह का रेमेडी करना है। तीसरी रेमेडी क्या करनी है? किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए थी। अग्नि का अग्नि को एकमात्र जगह दी गई घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन। वहाँ पर जो अप्रॉक्सिमेटली 4 टू 6 आवर्स का एवरेज कुकिंग टाइम हर घर का रहता है। अगर आप सुबह, दोपहर, शाम खाना पकाएँगे, तो 4 से 6 घंटे तो चूल्हा जलना ही जलना है किचन के अंदर। कितना बड़ा एक शिफ्ट आ गया कि 6 घंटे वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित थी और अब उसको हम छोटा-सा दिया लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपको साउथ ईस्ट की भी रेमेडी करनी है, क्योंकि आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, तो अग्नि वहाँ पर शांत नहीं रहती, राइट? तो आप ये समझिए कि आप एक डायरेक्शन से नहीं, आप मल्टी डायरेक्शन से वास्तुशास्त्र को आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और प्रोफेशनल की, कोई गलत नहीं बताता वास्तु के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे देखना नहीं चाहते कि ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम है, ये एक डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो इसके अंदर 4 स्तंभ हैं। सबसे पहले प्लैनेट्स। हर दिशा में ये चारों स्तंभ से रिलेटेड एक-एक चीज़ ज़रूर होती है। एक प्लैनेट वहाँ पर होगा, पंच महाभूत जिसको हम 5 एलिमेंट्स बोलते हैं, 5 एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट वहाँ पर होगा। वास्तु पुरुष के बॉडी का कोई अंग वहाँ पर होगा और साथ ही वहाँ पर उस दिशा का देवता रहता होगा। ये हर दिशा के अंदर कॉमन है कि ये चारों स्तंभ से रिलेटेड एक-एक चीज़ वहाँ पर ज़रूर होगी। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। सब फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। ईस्ट डायरेक्शन जो है ये इंद्र की डायरेक्शन है। इंद्र ना एक राजा है। एक राजा का काम क्या है? कानून बनाना, अपनी जो प्रजा है उसके लिए नॉर्म्स डिसाइड करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उनको प्रोवाइड करना, जो भी उनको वहाँ दिक्कतें होती हैं, कोई आपदा आती है तो उससे रिलेटेड सभी डिसीजन मेकिंग करना।
तो वो एक राजा है, तो आप उसे कह सकते हैं वो एक गद्दी पे बैठा है, राइट? जब वो एक गद्दी पे बैठा है तो उसको थोड़ा-सा एक एटीट्यूड तो उसमें होगा ना, उसके पास पावर है। राइट? अब इसी तरीके से बात करें तो इंद्र वैसे भी देवताओं के राजा कंसिडर करे जाते हैं। सभी देवताओं के जो राजा हैं वो इंद्र हैं। ये लाइफ में जो भी हमें वेल्थ चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, जुडिशरी से अच्छा रिलेशन चाहिए, जैसे किसी का कोर्ट केस कोई फंसा हुआ होता है, कोई लीगल ट्रबल से परेशान होता है, या कोई काम करता है मान लीजिए लाइजनिंग का, तो उसका काम तो डेली गवर्नमेंट से होने वाला है, राइट? तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए ईस्ट डायरेक्शन बहुत जरूरी बन जाती है। रीजन इज क्योंकि ये आपके सुपीरियर से, ये आपकी राजा से एक रिश्ते का डायरेक्शन है ये। जब आप मान लीजिए आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं, आपका कोई लेन-देन नहीं है राजा से। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं, आप डेली लाइफ में अपना जो भी व्यवसाय करते हैं, तो जो भी उसका क्रेडिट मिलने वाला है, जो भी उसका फल मिलने वाला है, नाम मिलने वाला है, यश मिलने वाला है। मैं यहाँ पे मॉनेटरी बात नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ यश मिलने वाला है, यानी कि आपकी विख्यात होने वाली है, आपको लोग जानेंगे कि अच्छा इस व्यक्ति ने ये काम करा है। वो आपको इसी दिशा से वो प्रॉमिसेस मिलती हैं। अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से अगर एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना होता है, तो ये दिशा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है इसी रीजन से। अब यहाँ पर जो प्लैनेट है वो है सन। सन का काम क्या है? सन ना एक तरीके से फादर। एक फादर का क्या काम है? फादर का काम है, जो एक राजा पूरी प्रजा के लिए कर रहा था, अब वो फादर अपने घर के लिए कर रहा है। वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो उसके लिए जो भी ज़रूरत चीज़ें हैं वो सभी प्रोवाइड कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक रास्ता दिखा रहा है। और अगर आप उसे माइथोलॉजिकली देखें तो सन सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स कहलाता है सन। अब ये हमारे लिए डायरेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर आपको एनर्जी की बात करनी हो, किसी भी चीज़ को एनर्जाइज करने की बात करनी हो, तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है फायर। जब मैं आगे इन टॉपिक्स पे बात करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब बात करते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की। ये डायरेक्शन बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन इज, देखिए कलयुग में जिन चीजों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिन चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो इसी के ऊपर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर जो प्लैनेट है वो है शुक्र। शुक्र यानी कि वीनस हमारी मैरिड लाइफ की क्वालिटी को, हमारे बच्चों को, हमारी वंशावली को, ये उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो कि बहुत माइन्यूट डिटेल में होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक शिप है, एक लकड़ी की बोट है, सिंपल बोट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं आपको एक ऐसी बोट के बारे में बताता हूँ, बहुत डिटेल में उस पर काम हुआ हुआ है, और बहुत डिटेल के अंदर उसके ऊपर सोने का वर्क हुआ हुआ है, बहुत डिटेल के अंदर उसके ऊपर कार्विंग्स करी गई हैं। लकड़ी की बोट है, लेकिन लकड़ी में बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग करी गई हैं। अब ये जो डिटेल का काम है, ये शुक्र प्लैनेट को दर्शाता है, ये डिटेलिंग का काम। किसी को अगर लाइफ में अच्छा आर्किटेक्ट बनना है, इंटीरियर डिजाइनर बनना है, डॉक्टर बनना है, सर्जरी करनी है, जहां पर भी पेंटर बनना है, और उसको आंखों का काम चाहिए, यानी कि बहुत सूक्ष्म तरीके से देखना, चीजों को डिटेल में परखना, डिटेक्टिव बनना, ये सभी वीनस प्लैनेट आपको देता है। तो घर के अंदर जब बात करते हैं तो ये अच्छी मैरिड लाइफ देता है, सुख समृद्धि देता है, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छी गाड़ी चलाना, साफ सुथरे घर में रहना, अच्छे मकान बनाना, ये सभी चीजें वीनस की वजह से, शुक्र की वजह से हमारे घर के अंदर आती हैं। शुक्र अच्छा हो या बुरा हो, ये हमारे हाथ के अंदर भी होता है और कुछ हमारे घर के ऊपर होता है। हमारे हाथ में ऐसे होता है कि अगर आप अपने घर के अंदर एकदम साफ सुथरी चीजें रखते हैं, नीटनेस रखते हैं, चादर हर रोज बदलते हैं, गंदगी नहीं रखते, डस्टिंग करते हैं, धूल मिट्टी नहीं जमा होने देते, बेसिकली अपने घर को सजा के रखते हैं, शुक्र उतना अच्छा होता है। जितना आप दूध दही का प्रयोग करते हैं, शहद का प्रयोग करते हैं, अगर किसी को, मैं छोटा सा वास्तुशास्त्र का टोटका यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर किसी को चाइल्ड से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, चाइल्ड एक्सपेक्टेशन में दिक्कत आ रही है, तो सबसे छोटी सी रेमेडी है, बहुत आसान रेमेडी है। अपने नहाने के पानी में शुक्रवार के दिन, फ्राइडे को, अगर आप थोड़ा सा दही और शहद मिक्स करके डाल लें और उस पानी से नहा लें, बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अगर किसी मेल पर्सन को स्पर्म काउंट से रिलेटेड चैलेंज है, अगर किसी फीमेल को कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इस चीज़ में, परेशान हो रहे हैं, तो आप ये छोटी सी रेमेडी करके देखिए, विद इन 5 फ्राइडेज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये आपकी जनरल वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छा मतलब बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्यों? क्योंकि शुक्र, मैंने आपको बताया कलयुग के अंदर हम काम ही इसी के लिए कर रहे हैं। आपको भी ये चाहिए कि हाँ, आपके पास धन हो, धन से आप सिक्योर्ड फील करते हैं, आपको अपनी ज़रूरतें पूरे करने का मौका मिलता है, अपने बच्चों को प्रोवाइड करने का मौका मिलता है।
तो उस सभी चीजों के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए आप जनरली भी ये रेमेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यमराज की, साउथ डायरेक्शन। इससे हम सभी डरते हैं। ये ऐसी एक डायरेक्शन है जिसमें हम सभी को डर लगता है कि भाई साउथ डायरेक्शन है तो इससे घबराएंगे। इसका ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, इस दिशा के अंदर जो प्लैनेट है वो है मार्स, राइट। मार्स कैसा है? मार्स को ना आप देखिए, मार्स एक कमांडर जैसा है, हमेशा युद्ध लड़ने के लिए तैयार, हमेशा एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। वो बड़ा फोकस्ड है, अपनी आंखें एकदम अपने टारगेट के ऊपर गड़ा के रखता है, उसके फोकस को अभिन्न मान लीजिए। बस उसमें एक कमी है कि उसकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत अनस्टेबल एनर्जी है। उसका गुस्सा बड़ा अनस्टेबल है। उसको ये नहीं पता कि भई अब मुझे एक्ट करना है, अब रिएक्ट करना है, अब क्या करना है। वो सेंस नहीं है मंगल के अंदर। आप ऐसा भी कह सकते हैं, कई लोग इसे ऐसे भी बताते हैं कि भई ये तो एक ऐसा कमांडर है जिसकी आँखों पे पट्टी लगी हुई है और उसके हाथ में एक तलवार दे दी और गुस्सा उसको बहुत आता है। तो अब वो हर कोई उससे दूर रहेगा, उससे बचेगा। रीज़न इज़ कि भई वो दोस्त को मारेगा या शत्रु को मारेगा, अपने मित्र को मारेगा या शत्रु को, हम कह नहीं सकते। तो वो कभी-कभी अपना ही मित्र का, कहने का मतलब है वो कभी अपना ही नुकसान कर लेता है। किसी से लड़ाई करने के चक्कर में वो अपना भी नुकसान कर लेता है। बड़ी अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी है। अच्छा, मंगल की एनर्जी कैसी है? क्विक बर्स्ट। एकदम से एनर्जी आई, काम कर दिया, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ। फिर दूसरे काम पे स्विच कर लिया। उस वाले काम को छोड़ दिया, नहीं हो रहा है, चलो छोड़ो, अगले पे चलते हैं। इस रीज़न से मंगल की एनर्जी को, क्योंकि वो अनस्टेबल है, इस रीज़न से उसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लाइफ में हर कोई स्टेबिलिटी की तरफ भागना चाहता है। अगर आपने थोड़ा-सा साइंस पढ़ा होगा, तो उसमें कहते हैं कि भई हर एलिमेंट जो है, वो स्टेबल स्टेट अचीव करना चाहता है, राइट? वो हर 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 एलिमेंट, छोटे से छोटा एलिमेंट, मॉलिक्यूल, हर कोई चाहता है मैं स्टेबल हो जाऊँ। मैं सबसे पहले स्टेबल हो जाऊँ। आप काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि हाँ यार, इतना मिनिमम आ जाए मुझे, इतना मिनिमम 1 डेढ़ लाख रुपए महीने का बन जाए, फिर मैं रिस्क ले सकता हूँ। क्यों? मैं स्टेबल हूँ, मेरे को अपनी ज़रूरतें मैं इतने पैसे में पूरी कर लेता हूँ। तो हर व्यक्ति जब स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, मार्स आपको उससे दूर खींचता है। मार्स कहता है नहीं लड़ाई करेंगे, नहीं जंग लड़ी जाए, गुस्सा आ गया इसको मारेंगे, दोस्त है, मित्र है, कोई बात नहीं, मारो, लड़ाई करो। तो इस एनर्जी से बचने के लिए हम चाहते हैं कि भई साउथ फेसिंग चीज़ों को, फेसिंग की वैल्यू थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन हम हमेशा उसके ऊपर भागते हैं सबसे पहले। वैल्यू सबसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र में ज़ोनिंग की होती है कि अगर उचित चीज़, उचित दिशा में चली जाए, तो आप ये मान लीजिए कि आधी बैटल तो वहीं पर आप जीत गए कंप्लीटली। फेसिंग वगैरह के लिए उपाय करना, चीज़ों को अच्छे से रखना, वो है अवेलेबल। लेकिन ये समझें कि पहले आपकी जो घर का ज़ोन है, वो अच्छे से बनाया हुआ होना चाहिए, वहाँ पर अच्छी चीज़ अच्छी दिशा में ज़रूर जाती हो। यही करना थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हम वास्तुशास्त्र से जल्दी भाग जाते हैं। इकलौती ऐसी डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन, जहाँ पर अर्थ और फायर दोनों एलिमेंट 50-50 रेशियो में मौजूद हैं। इसका कारण ये है क्योंकि मंगल जब यहाँ पर मौजूद थे और फायर एलिमेंट भी यहाँ आ जाता है, तो अर्थ एलिमेंट को विश्वकर्मा ने स्पेसिफिकली यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, ताकि इसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए। वरना दोनों ही बहुत ही आक्रामक चीजें जो हैं वो इस दिशा में आ जाती। अब बात करते हैं नैऋति राक्षसी की। बड़ी यूनिक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और नैऋति राक्षसी भी बिल्कुल यूनिक है इसी तरीके से। इसका कारण क्या है? ये यूनिक क्यों बता रहा हूँ मैं? देखिए, ये यूनिक इसलिए है क्योंकि नैऋति राक्षसी थोड़ी-सी बायस है नेचर में। इनका नेचर ऐसा है कि ये फीमेल की तरफ थोड़ा-सा ज़्यादा झुकाव रखती हैं, मेल की तरफ ख़ास झुकाव नहीं रखती। इस रीज़न से इससे हर कोई बचता है, और ये कहा जाता है कि अगर आपके घर की साउथ वेस्ट फेसिंग घर की एंट्री हो, साउथ वेस्ट का एंगल 90 पे ना बनता हो, तो घर का जो मालिक है, अगर वो मेल हुआ, तो उसको अनस्टेबल थोड़ा-सा रहना देखना पड़ता है, कि अनस्टेबिलिटी रहती है, कोई गलत आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लग जाता है। सोसाइटी आपको रिस्पेक्टेबल फॉर्म्स में नहीं देखती कभी-कभी, तो ऐसे इफेक्ट्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो प्लैनेट है वो है राहु और केतु। अब ये भी दोनों बड़े विचित्र प्लैनेट है, इसीलिए साउथ वेस्ट को यूनिक कहा जाता है, क्योंकि पहले तो नैऋति राक्षसी भी यूनिक है यहाँ पे, और राहु केतु भी बिल्कुल। जी। मैम, कोई भी ऐसा एलिगेशन जो फॉल्स हो उसके खिलाफ, जैसे कि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में घर की एंट्री आ जाए, या फिर अगर साउथ वेस्ट का एंगल 90 नहीं बनता प्रॉपरली साउथ वेस्ट की दिशा के अंदर, तो वहां पर आपको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। हम्म, हम्म,
जी। मैम आपके केस में जब ऊपर का आपका अपार्टमेंट वाला जो सिनेरियो है ना, उसमें उसी की फेसिंग को मायना रखा जाता है। नीचे आपके ग्राउंड फ्लोर को नहीं वैल्यू दी जाती। ठीक है? और हाँ, इस चीज़ के ऊपर मैं अपने वेबिनार के अंत में आऊँगा और इलैबोरेटिवली आप लोगों के साथ Q&A लूँगा, जहाँ पर मैं आपकी ये सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैंने एक छोटी स्क्रीन आप लोगों के लिए रेडी रखी है। तो स्केचेस बना-बना के आप लोगों को वहाँ पर ये डाउट्स ज़रूर क्लियर करने वाला हूँ अभी। शेयर करूँगा, बिल्कुल शेयर करूँगा। जी। तो राहु और केतु की अगर मैं बात करूँ, राहु केतु ना बड़े यूनिक है। क्यों यूनिक है? राहु समुद्र मंथन में इनका ओरिजिन हुआ सबसे पहले। तो राहु जो था वो हेड बच गया, यानी कि सिर्फ सर है उसके पास। केतु जो है वो लोअर बॉडी है सिर्फ। अब राहु क्या कहता है कि राहु को थोड़ा सा घमंड भी है। घमंड इसलिए भी है क्योंकि देखिए लीनिएज के अकॉर्डिंग, एज पर लीनिएज, उसकी जो वंशावली है वो अपने मेटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों तरफ से राजा के परिवार को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली वो हमारी तरह आम व्यक्ति तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक राजा का पुत्र है दोनों ही तरफ से, माता की तरफ से भी, पिता की तरफ से भी। तो थोड़ा सा एक ईगोइस्टिक इशू तो है ही, लेकिन साथ में ना राहु थोड़ा सा टेस्ट रखता है। उसका एक फ्लेवर है, वो आम चीज को हाथ नहीं लगाता, वो अपने से बेस्ट चीज को देखेगा। ऐसी चीज को भी राहु वाले, अगर किसी के लगन में राहु हो तो ऐसा कहा जाता है वो व्यक्ति अपने से थोड़ा सा ऊपर की चीज को, अपने से हैसियत से ज्यादा अच्छी चीज को सबसे पहले उसी को पसंद करेगा जो वो नहीं पा सकता, या जो उसके अभी विद इन रीच अभी नहीं है, लेकिन पसंद वही आएगा उसको, राइट? अब केतु को देखिए, केतु कैसा है? केतु इज लाइक अ फकीर। केतु की बॉडी है एकदम फकीर जैसी। वो कहता है कि ठीक है ना यार, लाइफ में सब सब है, सब बराबर है। ना उसे किसी चीज से अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, ना उसे किसी चीज से डिटैचमेंट बहुत ज्यादा है। तो केतु अपना काम जो करता है, जो केतु अपना फंक्शन करता है, वो बिल्कुल इस तरीके से करता है। मुझे डिटैचमेंट रखनी है, कोई अटैचमेंट नहीं रखनी। फकीर जैसा जीवन है। इसलिए डायरेक्शन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और यूनिक बन जाती है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतने ज्यादा एडेड फ्लेवर की वजह से, राइट? तो इन चीजों को भी डिकोड करेंगे आपके लिए। अब बात करते हैं वरुण देव की। देखिए, ये वरुण देव की जो दिशा है ना, ये लक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। सैटर्न आपके घर के अंदर लक लेके आता है। ऐसी चीजें, लक से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐसी चीज जिसके लिए आपने खुद कोई मेहनत नहीं करी, जैसे कि लॉटरी, जैसे कि जैकपॉट, जैसे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसके लिए आपने खुद कोई मेहनत नहीं करी, आपको विरासत में मिल गया, आपको लॉटरी जैकपॉट इनके थ्रू मिल गया, लेकिन आपने इसके लिए पसीना नहीं बहाया। ऐसी चीजें आपके घर के अंदर, आपके लाइफ में सैटर्न जो है वो लेकर आता है, आपको लकी बनाता है। अब क्योंकि ये वाटर की डायरेक्शन है, और साथ में वरुण देव खुद यहाँ बैठे हैं। वरुण देव को अगर आपको समझना है ना, तो आपने बचपन में वाटर साइकिल सीखी होगी कि वाटर साइकिल कैसे काम करती है। कि नदी का पानी, नदी का पानी जो है वो बारिश से रिफिल होता है जब बारिश होती है। फिर ये नदी समुद्र में जाती है, समुद्र बादल बनाते हैं, बादल वापस आके बारिश कर देती है। जब आप इस साइकिल को समझते हैं, आप देखते हैं तो एक एवर गोइंग साइकिल है, तो फिक्स साइकिल है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आने वाला। बिल्कुल यही होता है, और इसलिए इसे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, उसकी इन्वेंट्री को नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट की दिशा में रखिए। अगर आप कोई चीज चाहते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ सर्कुलेशन होनी चाहिए, ये हमेशा आता रहे जाता रहे, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसको इस दिशा में रखिए, देखिए उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। जब बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट दिशा की, तो ये दिशा जो है, ये प्लैनेट यहाँ पर है मून, और एयर एलिमेंट की ये दिशा है। क्योंकि यहाँ एयर एलिमेंट है, तो ऑफ कोर्स इसे तो नेचुरल इनहेरेंटेंटली कहा जाता है कि भाई यहाँ तो फ्लो बहुत अच्छा होने वाला है। सेकेंडली, क्योंकि यहाँ मून प्लैनेट मौजूद है, तो मून के साथ क्या है, मून ना हमारे घर में इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर की जो अटैचमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। आपस में कैसा मेल मुटाव है या मन मुटाव है, ये सभी चीजें आपको मून प्लैनेट या उसकी क्वालिटी बताती हैं। फिजिकल फॉर्म में अगर पूछेंगे, तो घर में चंद्रमा मदर को बोला जाता है, कि जो माता हैं, दादी माँ हैं, उनको मून रिप्रेजेंट करता है, उनकी हेल्थ को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन या मून रिप्रेजेंट करता है। घर में जब भी खाने का वेस्टेज होता है, छोटा सा टिप दे देता हूँ आपको, जब भी घर के अंदर खाने का वेस्टेज होता है, फूड से रिलेटेड वेस्टेज होता है, तो मून की क्वालिटी खराब हो जाती है। जब भी आप खाने को प्रिजर्व करते हैं, ज्यादा फेंकते नहीं है, खराब नहीं करते खाने को, खाने से रिलेटेड चीजें दान करते हैं, तो मून की क्वालिटी अच्छी रहती है। बहुत नेचुरल सी रेमेडी है, बहुत इजी कार्मिक रेमेडी है अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए।
ये दिशा उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो किसी भी बिज़नेस से किसी भी तरीके से जुड़े हैं। तो अपने इन्वेंटरी को, या अगर आप कोई सर्विस इंडस्ट्री से हैं, तो अपनी सर्विसेज़ को इस दिशा में बैठ के दीजिए। अपने मीटिंग रूम को यहाँ बनाइए, अपनी मीटिंग्स यहाँ कीजिए, ताकि आपके पास फुटफॉल, कस्टमर्स, इन्वेंटरी, प्रोडक्ट्स, सेल, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती रहें। क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, ये हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्कुलेशन चाहता है। आपको एक छोटा-सा टोटका बताता हूँ। अगर किसी की मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उनकी मैरिज नहीं हो रही, या वो बहुत टाइम से देख रहे हैं मैरिज के लिए लेकिन एक सूटेबल पार्टनर नहीं मिल रहा, तो अपने बेडरूम को, या फिर अगर आप सो सकें तो किसी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में, यानी कि कुछ जुगाड़ के अंदर कुछ वक्त, एटलीस्ट 7 डेज नॉर्थ ईस्ट की दिशा में सोइए, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाला है। अगर आप इस दिशा में सोते हैं, अपना बेडरूम इस दिशा में बनाते हैं, तो ऐसे लोग जिनकी मैरिज नहीं हो रही, मैरिज से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, या प्रोस्पेक्टिंग लोगों को देख रहे हैं मैरिज के लिए, तो ये दिशा बहुत अच्छी साबित होने वाली है आपके लिए। कुबेर देव की जब मैं बात करता हूँ, तो नॉर्थ दिशा से हर कोई वाकिफ है कि भाई नॉर्थ दिशा होगी तो कुबेर देव की बात होगी, यहाँ पर धन की बात होगी। देखिए, धन के साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा यूनिक फीचर है जो कि मरकरी की वजह से है। मरकरी यानी कि बुध प्लैनेट हमारी नॉलेज को, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, छोटे बच्चों का कारक होता है ये। कम्युनिकेशन को, अपने आपके मित्रों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपकी सोसाइटी से कैसा मेल मुटाव है उसको, अगर कोई घर में किसी को स्किन प्रॉब्लम है उसको, आपका रिटन और ओरल कम्युनिकेशन कैसा है, इन सभी चीज़ों को मरकरी दर्शाता है। तो जब भी, अच्छा, मरकरी घर में होता कहाँ पर है? नॉर्थ में तो है ही, लेकिन जो भी आपके घर के आसपास और अंदर कोई मैदान है, प्लेग्राउंड है, या फिर कोई बालकनी है, ओपन एरिया है, कोर्टयार्ड है, आंगन है, इन सभी चीज़ों के अंदर मरकरी है। आप देखेंगे अगर कोई व्यक्ति जिसकी बालकनी बहुत गंदी रहती हो, आंगन बहुत गंदा रहता हो, या वहाँ पे पुराना सामान रखता हो, उसका मरकरी नेचुरली खराब हो जाता है। ऐसे बच्चों, अगर वहाँ पे घर में बच्चे हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं बन पाता, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक वो फील नहीं करते। ये सभी चैलेंजेस आप घर में देखेंगे। अगर बालकनी के अंदर चीज़ें बहुत दूषित रहती हैं, बहुत रिसेंटली मैं एक एग्जांपल के अक्रॉस आया था जहाँ पर उन्होंने अपनी बालकनी में एक स्टोर बनाया हुआ था, और उसमें सीलन आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनसे आउट ऑफ द ब्लू ऐसे ही पूछा कि घर में किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है? तो उनकी एक बहन थी जो घर पर नहीं थी, उन्होंने कहा हाँ, उनको स्किन प्रॉब्लम हो रखी है, और वो हर 1 साल में रिपीट होती है, एवरी समर्स उनको ये प्रॉब्लम होता है। तो बहुत आसान सा उपाय था कि उस सीलन को रिपेयर करवा लीजिए, यहाँ से इस गंदगी को साफ कर लीजिए, देखिए ये प्रॉब्लम कभी रिपीट नहीं होगी, राइट? क्यों? क्योंकि वो मरकरी के अंदर एक दूषित चीज़ को ऐड कर रहा था, इसलिए वो उसकी क्वालिटी को खराब कर रहा था। ओके? आपके जो भी सवाल है, मैं अंत में सभी सवालों को, सभी चीज़ों को ज़रूर लूँगा। नीड नॉट वरी अबाउट इट, प्लीज़ ऐसे अपने पास नोट कर लीजिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसी चीज़ दिमाग में होती है कि हाँ, आप लोगों को बताऊँ, और वो मिस हो जाती है, फ्लो टूट जाता है। तो बस इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने सवाल नोट कर लीजिए, मैं अंत में सभी के सवाल आंसर करूँगा। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की। इसके लिए हर कोई बड़ा चिंतित रहता है, और रहना भी चाहिए। व्हाई? क्या रीज़न है? देखिए, ये जुपिटर की दिशा है। जुपिटर की दिशा बेसिकली हमारा परमात्मा से कनेक्शन होता है, क्योंकि ये बृहस्पति है। बृहस्पति यानी कि गुरु, टीचर को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद में, क्योंकि लाइफ में देखिए, फर्स्ट गुरु तो आपकी मदर है, लेकिन लाइफ स्किल्स को, जो आप व्यवसाय करेंगे, जो भी आप कोई भी चीज़ का काम करेंगे, कुछ भी लाइफ में परफॉर्म करेंगे, आपके जो संस्कार होंगे वो आपके अंदर आपके गुरु भी भरते हैं, वो डालते हैं आपके अंदर इन संस्कारों को। तो जब हम जुपिटर की बात करते हैं, या अपने ऑलमाइटी से अपने कनेक्शन की बात करते हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स को सीक करते हैं जो कि हमारे रास्ते को और आसान बनाए, हमारी जर्नी को और आसान बनाए, तो ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस डायरेक्शन के बारे में हम प्रॉपरली प्लान करें, और देखें कि यहाँ पर कोई भी चीज़ जैसे कि टॉयलेट, मैनहोल, सीवर का टैंक, सेप्टिक टैंक, ऐसी चीज़ें ना आएँ जो कि दूषित होती है नेचर में। क्योंकि ये बहुत पवित्र दिशा है, शिव खुद यहाँ पर इस डायरेक्शन में विराजित है, और इसका एलिमेंट भी वाटर है। तो आप देखेंगे तीनों का कॉम्बिनेशन, बड़ी यूनिक डायरेक्शन ये भी कहलाई गई, क्योंकि यहाँ पर तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, वो एकदम साफ, शांत, प्योर ऐसा आ रहा है। तो आप देखेंगे बहुत बार आपने सुना है कि भाई टेम्पल कहाँ होना चाहिए घर में? हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो उसका रीज़न बिल्कुल यही है, क्योंकि ये ऑलमाइटी से रिलेशन जुपिटर बना रहा है, वाटर एलिमेंट है, शिव खुद यहाँ बैठे हैं,
तो एकदम प्योर डायरेक्शन इसको बताया जाता है। अब बात करेंगे कि कौन सा प्लॉट कैसे किसके लिए सूटेबल माना जाता है और किस रीजन से, किस रैशनल से। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे घर में एल्डर मेंबर है, जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, इनके लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा बहुत अच्छी मानी जाती है। मैरिड कपल्स के लिए नॉर्थ ईस्ट की दिशा को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाला व्यक्ति, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस ऐसे व्यक्ति हैं, उनके लिए लिविंग रूम ईस्ट डायरेक्शन में होना बहुत अच्छा माना जाता है। जब मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करता हूँ तो मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका मासेस के ऊपर कंट्रोल है, यानी कि एमएलएज, एमपीज, आईपीएस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, मजिस्ट्रेट्स, जजेस, क्योंकि वो मासेस को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, हो सकता है वो शायद टीचर हो सकता है वो कोई भी ऐसा काम करता हो कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है जिसका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जो कि मासेस को कंट्रोल करने की पावर रखता है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन हम उसके लिए अच्छी मानते हैं जो घर में फीमेल्स हैं, उनकी बेसिकली हेल्थ, उनकी लाइफ अच्छी कैसे हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई भी वास्तु दोष ना हो। अगर किसी फैक्ट्री की बात करें तो प्रोसेसिंग यूनिट्स या हीटेड अप्लायंसेस हमेशा साउथ ईस्ट दिशा में ही होने चाहिए। साउथ की जो दिशा है वो ओनर, यानी कि जो जमीन का मालिक है, चाहे वो शॉप हो, फैक्ट्री हो, घर हो, दुकान हो, कोई भी हो, लेकिन साउथ में हमेशा कमांडर को खुद बैठना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है, क्योंकि देखिए जब साउथ में कमांडर खुद नहीं बैठते तो ऑब्वियसली बाकी जो उनकी प्रजा है, बाकी जो लोग जिनको गवर्न होना था, वो अपने आप नेचुरली वहां से डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए साउथ में ओनर का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन थोड़ी सी बायस है, तो हम इसको यूज करने का एक तरीका क्या बनाते हैं कि इस दिशा को उनको ही दिया जाए जो वुमेन वेलफेयर से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो जैसे कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन या वुमेन वेलफेयर एनजीओज, ऐसी जगहों के लिए साउथ वेस्ट फेसिंग या साउथ वेस्ट के अंदर इन चीजों को बनाया जाए। वेस्ट की जो जगह है, वेस्ट की जो दिशा है, ये बेसिकली रिटेल शॉप्स के लिए, हॉस्पिटल क्लिनिक्स के लिए, इन सभी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखती है, क्योंकि ये लक के साथ चलती है और साइकिल का रिप्रेजेंटेशन करती है। नॉर्थ वेस्ट की दिशा हमेशा आपकी रेडी इन्वेंट्री के लिए, घर के बड़े बेटे के लिए, ऐसे कपल्स जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए ये दिशा बहुत अच्छी है कि आप इस दिशा के अंदर अपने बेडरूम को बनाएं। नॉर्थ की दिशा बच्चों के लिए और बड़े बेटे के लिए जो कि अनमैरिड है उनके लिए बहुत अच्छी रहती है। अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो नॉर्थ की दिशा आपके लिए बहुत अच्छी रहती है कि आप नॉर्थ में उन कस्टमर्स को लेके आएं, नॉर्थ में उनका फुटफॉल बढ़ाएं, नॉर्थ से रिलेटेड चीजों को वहां पर प्रमोट करें। अब देखिए वास्तुशास्त्र ना सिर्फ बिल्डिंग की साइंस के बारे में बात नहीं करता, उसके आसपास का एनवायरनमेंट के बारे में भी बात करता है। यानी कि हम उन चीजों का भी ध्यान रखते हैं जो घर के अंदर ही नहीं, घर के आसपास भी होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे वास्तुशास्त्र कहता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट बड़ा हरा भरा होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? आप ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये तो अभी शुरू हो रहा है, लेकिन ये वास्तुशास्त्र ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे घर के आसपास सभी कुछ ग्रीन होना चाहिए? देखिए इसका लॉजिक क्या है। जब एक ग्रीन एनवायरनमेंट होता है वहां पर एक छोटी सी चींटी के लिए भी कुछ होता है, एक बड़े हाथी के लिए भी कुछ होता है, और बहुत जरूरी होता है कि ये बैलेंस इस इकोसिस्टम में हमेशा बना रहे। इस जरूरत को पूरा करने के लिए कहा जाता है कि अगर आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहेंगे, यानी कि यस, वास्तुशास्त्र सेज कि अगर आप डेजर्टस एरिया में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहां पर रिसोर्सेज को एकत्रित करना, डेली लाइफ की चीजों को एकत्रित करना, या फिर इस फूड चेन के बैलेंस को बनाना कठिन है, तो आपको ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र कहता है। जब भी हाई राइज पेड़, पहाड़, हाई राइज बिल्डिंग की बात हो, तो वो आपके घर की साउथ वेस्ट दिशा या फिर वेस्ट की दिशा या फिर साउथ की दिशा के अंदर ही होना चाहिए। क्या चीज ऐसी है जो घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करनी? देखिए पहला पॉइंट ये कहता है कि आपका घर जो है वो रिलीजियस बिल्डिंग से सेम बाउंड्री शेयर करता हुआ ना हो। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों कहा गया? देखिए ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी आपका घर किसी ना किसी ऐसी बिल्डिंग, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, हम एक समूह के अंदर वहां पर पूजा करने जाते हैं और हम सभी के अंदर इंक्लूडिंग मी एंड एवरीवन ऑन दिस अर्थ,
हम सभी के अंदर छोटा-छोटा, थोड़ा-थोड़ा नेगेटिविटी भी होता है। जब हम जाते हैं उस नेगेटिविटी को वहाँ पर खाली करते हैं एक तरीके से, तो क्या होता है कि वो नेगेटिविटी वहाँ पर एकत्रित होने लग जाती है। जब वो नेगेटिविटी वहाँ पर एकत्रित होती है, तो वो एकदम से डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि उसके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर एकत्रित होने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए कहा जाता है कि आपको अपने घर की बाउंड्री जो है कभी भी मंदिर से या किसी रिलीजियस बिल्डिंग से शेयर करते हुए नहीं बनानी चाहिए। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। कभी भी आप घर से बाहर निकले और एकदम निकलते ही कोई खंबा पेड़ आपको एक ब्लॉकर मिल जाता है, तो वो घर के लिए अच्छा साबित नहीं होता। हाँ, अगर एक बीच में रास्ता है, मार्ग है और उसके बाद वो खंबा या पेड़ मौजूद है, तो आप इसे कंसिडर ना करें। जब भी हम बात करते हैं वाटर बॉडी की, तो हमेशा रिवर, पेड़, रिवर, नदी, ऐसी कोई भी चीज़ जो एक फ्लोइंग वाटर है या वाटर बॉडी है, आपके घर के नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ या आपके घर के ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ ही होनी चाहिए, जहाँ पर हम किसी नाली को और ओपन ड्रेन को कंसिडर नहीं करते। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाटर के बारे में, तो वाटर का सोर्स बताना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपके घर के अंदर पानी केवल 4 दिशाओं से आ सकता है, जिसे अच्छा माना जाता है। नॉर्थ की दिशा, वेस्ट की दिशा, ईस्ट की दिशा और नॉर्थ ईस्ट की दिशा। इन 4 डायरेक्शन से ही आपके घर के अंदर पानी आना चाहिए। अगर इसके अलावा नॉर्थ की दिशा, ईस्ट की दिशा, वेस्ट की दिशा और नॉर्थ ईस्ट की दिशा। अगर इन 4 डायरेक्शन से आपके घर के अंदर पानी आता है, यानी कि सबमर्सिबल, बोरिंग, आरओ वाटर, कॉर्पोरेशन का पानी अगर घर के अंदर एंटर करेगा, तो केवल इन 4 दिशाओं के थ्रू ही एंटर करना चाहिए। अन्यथा इसे अच्छा नहीं माना जाता। उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि कौन-सी चीज़ किस दिशा में होनी चाहिए और जो कि मैंने आपको 4 स्तंभों में पढ़ाया, जो आपको 4 एलिमेंट्स, जो 4 पिलर्स बताए मैंने, उन सभी से आप जब इसे कोलैबोरेट करेंगे तो आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम, किड्स रूम, स्टडी के लिए थोड़ा-सा स्पेसिफिकली बताता हूँ, स्टडी कौन-सी स्टडी? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में वो स्टडी करी जाती है जो कि क्रिएटिव स्टडी है। ऐसी स्टडी जिसके अंदर आपको आपका दिमाग, इनोवेशन चलाना है। म्यूजिक, आर्ट्स, ड्रामा, पोएट्री, लिटरेचर, राइटिंग, रीडिंग, स्कल्पटिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर, जहाँ पर आपको अपने थॉट प्रोसेस को इनोवेट करना है, नई चीज़ें सीखनी है, बनानी है, रिसर्च वर्क करना है, तो ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में आपको स्टडी रूम बनाना है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करनी है, 8th 10th 11th 12th, कोई बोर्ड्स के पेपर है, कॉलेज के पेपर है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि भाई लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग होनी चाहिए, ऐसी दिशा के अंदर आपको हमेशा ऐसी पढ़ाई के लिए हमेशा साउथ वेस्ट की दिशा यूज करनी है, क्योंकि वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दोनों ही दिशाओं में कभी भी अपना स्टडी एरिया बनाएं, स्टडी रूम बनाएं, हमेशा नॉर्थ की तरफ देख के पढ़ाई करें या ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ देख के पढ़ाई करें। बेदिंग इस डायरेक्शन में सिर्फ एक कंडीशन के साथ अच्छी मानी जाती है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेदिंग बनाई जाएगी। इस शर्त के साथ आप नॉर्थ ईस्ट में बेदिंग बनाएं, उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। घर का जो ईस्ट का डायरेक्शन होता है, ये आपके वर्क फ्रॉम होम करने के लिए या अगर आपके घर में एक छोटा सा आपको ऑफिस बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है। लिविंग रूम के लिए, अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए बहुत अच्छा है। पूजा पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए बहुत अच्छा है। लोगों से, बाहर के लोगों से मिलने के लिए बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट की जो दिशा है, ये किचन के लिए, बॉयलर्स के लिए, अप्लायंसेस के लिए, अगर घर में मीटर कहाँ लगाया जाए, इलेक्ट्रिकल मीटर्स, गीजर, ये सभी चीज़ें कहाँ हो, तो वो साउथ ईस्ट में। साउथ की जो दिशा होती है, ये ओनर के बेडरूम के लिए बहुत अच्छी होती है, ओवरहेड टैंक के लिए बहुत अच्छी होती है। सेप्टिक टैंक यहाँ पर कुछ शर्तों पे रखा जाता है। बाथरूम बनाना यहाँ पर उचित माना गया और टॉयलेट बनाना यहाँ पर उचित माना गया। टॉयलेट को सबसे अच्छा माना जाता है साउथ वेस्ट दिशा में, थोड़ा सा साउथ साउथ वेस्ट की तरफ, थोड़ा सा वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ। इसका रीजन क्या है? क्योंकि राहु, केतु और नैऋति राक्षसी खुद यहाँ मौजूद हैं। राहु को कुछ जगहों पे देखिए, राहु थोड़ा सा ना कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट है। कुछ जगहों पे उसे मलीच प्लैनेट भी कहा जाता है कि ये थोड़ा गंदा प्लैनेट है। गंदा इसलिए क्योंकि राहु बेसिकली उन एक्टिविटीज को बड़ा एक्सेप्ट करता है जो कि सोसाइटी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती। राहु एक्सेसिव बिहेवियर का भी कारक माना जाता है, तो थोड़ा सा मिक्स कैरेक्टर है इसका। इस रीजन से नैऋति राक्षसी खुद यहाँ मौजूद हैं, इसलिए साउथ वेस्ट दिशा के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में घर के अंदर टॉयलेट हो तो अच्छा माना जाता है। वैसे एज पर वास्तुशास्त्र घर में टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। जो अगर आप वैदिक वास्तु का
ओरिजिनल वर्स पढ़ेंगे, ओरिजिनली जो लिखा है वो ये लिखा है कि घर में शौचालय नहीं बनाया जाता, उसे घर के आपको थोड़ा-सा घर से दूर बनाना चाहिए। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पर ही हो, लेकिन घर की मेन बिल्डिंग से उसे अटैच नहीं रखना। बट आजकल उसे प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस रीज़न से उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ साउथ वेस्ट में, कुछ शर्तों के साथ नॉर्थ वेस्ट में अच्छा माना जाता है। अब घर में पैसे कहाँ रखें? तो एक सेफ आप साउथ वेस्ट में रखिए, ऐसा पैसा जिसको आपको छुपा देना है। कभी लाइफ में दोबारा मुड़ के तब देखना है उस पैसे को जब बहुत ज़रूरत पड़े, तो उस पैसे को घर के साउथ वेस्ट दिशा में रखना है। लेकिन जो डेली यूज़ में पैसा लग रहा है, आपके बिज़नेस की ग्रोथ में लग रहा है, सैलरी में लग रहा है, डेली खर्चों में लग रहा है, उसे हमेशा घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना है। जब वेस्ट दिशा की बात करें तो टॉयलेट, बेडरूम, वॉक इन वार्डरोब, स्टोर, ओवरहेड टैंक ये सभी चीजें आ सकती हैं। नॉर्थ वेस्ट की दिशा में घर का लिविंग रूम, गेस्ट का बेडरूम, घर का डाइनिंग एरिया, किचन के लिए सेकंड पोजीशन बताई जाती है। नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अगर घर में साउथ ईस्ट में किचन नहीं बन पा रही तो आप नॉर्थ वेस्ट में ले लीजिए, बहुत अच्छी मानी जाती है। बिजनेस से रिलेटेड इनकम को आप इस दिशा में रख सकते हैं। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है ये लिविंग रूम के लिए, डाइनिंग रूम के लिए, पूजा के लिए, मूविंग कैश के लिए, किड्स रूम के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी है। और जो घर का आंगन है, जो सेंटर है, वहां पर आप लिविंग रूम बनाइए, बड़ा मिनिमलिस्टिक फर्नीचर रखिए, ज्यादा हैवी सामान ना रखिए, बहुत हैवी चीजें ना रखिए, बहुत सिंपल, सोबर, लीनियंट चीजें रखिए जिसका वजन ज्यादा ना हो, घर का ब्रह्मस्थान आपका कभी भी खंडित ना हो। इन चीजों का खास ध्यान रखते हुए आपको अपना घर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं क्या ऐसी चीजें करें जिससे घर का वास्तु बेहतर हो पाए और अच्छा हो जाए। देखिए घर के ऊपर ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरी है। मुझे बहुत ऑलमोस्ट 2 साल पहले पता लगा कि लोग ये भी कहते हैं कि भाई घर पे गणेशा की तस्वीर नहीं होनी चाहिए या आपके द्वार पे गणेशा की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गणेशा की तस्वीर घर स्कल्पचर आपके द्वार पे होता है, उसे बहुत अच्छा माना जाता है। रीजन इज क्योंकि आजकल आपके घर को कोई कैसी नेगेटिविटी से देखता है या अच्छी आंख से देखता है, वो आप नहीं कह सकते, आप प्रॉमिस नहीं कर सकते। गणेश जी की जब तस्वीर वहाँ लगी होती है वो रिद्धि-सिद्धि के कारक हैं और सबसे अच्छा द्वारपाल उनको बताया भी जाता है। जब भी आपकी एंट्री की बात हो ना, एक छोटा-सा नियम आपको बता देता हूँ। देखिए आपके घर की जो एंट्री है ना, ये आपके पूरे घर का एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं कहूँ तो दूसरा भाव या सेकंड हाउस माना जाता है। ये हाउस का कैरेक्टर है, ये आपकी फैमिली को यानी कि कुटुंब को बताता है या फिर ये बताता है कि आपका इनकम कैसा होगा। इन दोनों चीज़ों को बताता है और थोड़ा-सा आपके फेस का ये जो लोअर पार्ट है, चीक है, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस दिशा के अंदर थोड़ा-सा वाटर बेस्ड चीज़ें रखें, वाटर पॉट रखें, एंट्री बड़ी सुंदर बनाएँ, ओवरडन एंट्री ना बनाएँ, मतलब घुसते ही ऐसा ना हो बस शीशा ही शीशा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लास लगा हुआ है, चांदी-चांदी एकदम बिल्कुल चमक-चौंध हो रखी है, वो अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि वो राहु का प्रतीक है, इसलिए उसे यहाँ अच्छा नहीं मानते। बहुत डल एंट्री होना, लाइट भी प्रॉपर ना होना, कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्लैट्स बहुत पहले बनते थे, आजकल तो नहीं है, लेकिन पहले बनते थे तो उनमें एंट्री के लिए भी आप टॉर्च ढूँढ के जा रहे होते हैं कि भई कहाँ है, रास्ता कहाँ है, दरवाज़ा कहाँ है, बाहर जाएँगे तो फ़ोन में टॉर्च जलाकर अपने जूते पहनने हैं। अगर ऐसी कोई एंट्री होती है इससे बिल्कुल बचें। ये लाइफ़ के अंदर फैमिली को थोड़ा-सा जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर करती है, चीज़ों को तोड़ने का भाव रखती है हमेशा, उसको डिसइंटीग्रेट करती है, इंटीग्रेट नहीं करती, डिसइंटीग्रेट करती है उसको, तो इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। एंट्री देख के आपको बहुत अच्छा और सुंदर फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, एक बहुत बैलेंस्ड और शांत अच्छी एंट्री है ये घर की। अब एक टॉपिक आता है कि घर के अंदर जब भी कोई व्यक्ति सोता है, तो ये कहा जाता है कि भई आप साउथ की तरफ पैर करके ना सोएँ। ऐसा क्यों कहा जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? मैं आपको इसका एक बहुत साइंटिफिक लॉजिक बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों कहा गया कि आपको साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का अ, ये हीमोग्लोबिन बना हुआ है आयरन से। जब आपकी बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, आप सो जाते हैं, तो आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी एकदम फ्लैट हो जाती है, रुक जाती है, स्लो हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी की। जब आप सो जाते हैं, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी आपकी बॉडी के ऊपर असर डालने लग जाती है क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का। तो इस वक़्त क्या होता है, आप साउथ की तरफ पैर कर लेते हैं, आपकी जो अपर बॉडी है, इसकी नसें बहुत पतली हैं और जो लोअर बॉडी है, उसकी नसें थोड़ी चौड़ी हैं। आपने देखा होगा आप अपर बॉडी प्रेशर, लोअर ब्लड प्रेशर, अपर ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ऊपर का इतना है, नीचे का इतना है।
तो इस वक्त में क्या होता है, जब आप साउथ की तरफ पैर कर लेते हैं तो नेचुरली आपका सर नॉर्थ की तरफ चला जाता है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर हेड की तरफ बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है नॉर्थ की तरफ, हेड की तरफ, तो आपको उठने के बाद ऐसा लगेगा कि थोड़ा सर भारी हो रहा है। एक क्विक स्टार्ट नहीं मिल पाता मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील नहीं करते बिल्कुल भी। अगर इसे बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड 1 डेढ़ साल के लिए आप ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, माइग्रेन होना शुरू हो जाता है। ये सेंटर पार्ट के ऊपर आपको प्रेशर पड़ने लग जाता है। जो आपका मस्तिष्क का ये सेंटर पार्ट है, यहाँ पर आपको प्रेशर फील होने लग जाएगा। थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा यार साइनस हो गया है शायद, हाइपरटेंशन रहती है मुझे, या मुझे यहाँ पर माइग्रेन का शिकायत होने लगा है, आंधा शीशा जिसे बोलते हैं कि हाफ हेड में आपको दिक्कत हो रही है। इन सभी रीजंस का एक ही कारण होता है, इन सभी सिम्टम्स का, कि अगर आप साउथ की तरफ पैर करके सोते हैं तो आपका अपर ब्लड प्रेशर रात के वक्त बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपको ये सारी चैलेंजेस आने लग गए हैं। अगर आप इसका सिंपल सा उपाय क्या करना है, बस आप साउथ की तरफ हेड कर दीजिए और पैर आप नॉर्थ की तरफ कर लीजिए। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है कि भाई घर की बनावट ही ऐसी नहीं है, तो ईस्ट की तरफ हेड कर लीजिए और वेस्ट की तरफ पैर कर लीजिए। इसी के साथ बात करते हैं किचन की। किचन घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर उसके ऊपर कोई चूल्हा रखे तो वो या तो ईस्ट की तरफ फेस करता हो या नॉर्थ की तरफ फेस करता हो। अगर घर में सिंक हो, अगर उस किचन के अंदर सिंक हो तो या तो वो साउथ वेस्ट की दिशा में हो या फिर वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में। जब भी हम घड़ी या कोई भी क्लॉकवाइज चीज, कोई क्लॉकवाइज पैटर्न भी लगाएं तो हमेशा नॉर्थ की दीवार पे लगाएं या ईस्ट की दीवार पे लगाएं। क्या चीज घर में नहीं करनी, बिल्कुल बचना है इसे करने से। स्टेयर्स और टॉयलेट का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इन्हें नॉर्थ ईस्ट में और घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान में कभी भी नहीं आना चाहिए। जीना कभी हम देखते हैं कि टॉयलेट जो है स्टेयर्स के नीचे बना दिया जाता है कि हाँ भाई थोड़ी जगह यहाँ बच रही थी तो हम टॉयलेट को यहाँ बना देते हैं, इसे करना बहुत गलत माना जाता है। इसे करने से हमेशा बचें, ये घर के अंदर बिल्कुल भी लाभदायक साबित नहीं होता। लाल किताब ये कहती है कि ये बच्चों के एजुकेशन को खराब कर देता है और आप देखेंगे कि उनके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाएंगे, कोई ना कोई डिग्री या कोई रिपोर्ट कार्ड जैसी चीज जो कि एक फाइनल डिग्री की तरह होती है, ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है, कागज वो मेंटेन नहीं कर पाते। ऐसे बच्चा अगर अगर आपके टॉयलेट जीने के नीचे है, वो बच्चा वहां पर कागज मेंटेन करने में असमर्थ होता है, उसको कागज संभालना नहीं आता बिल्कुल। तो इस चीज को करने से बचें। घर में ना आपका ऑरा ऐसा हो, कोई मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, बंदूक तलवार, ऐसी पेंटिंग स्कल्पचर, ऐसी चीजें घर में लगाने से बचें। कैक्टस का प्रयोग, लेमन ग्रास का प्रयोग घर के अंदर बिल्कुल भी ना करें। इसी के साथ मैं आपको एक छोटा सा वर्क सैंपल दिखाता हूँ। ये वर्क सैंपल ये बताता है कि बेसिकली वास्तुशास्त्र के अंदर जब हम एक पूरा नक्शा बनाते हैं, सभी चीजों को सेट करते हैं, तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसका एक प्रॉपर ग्रिड प्लान आपके पास आना चाहिए। आपके पास इसका ग्रिड प्लान आना चाहिए। तो ये ग्रिड प्लान आपको बीच में सेंटर में क्या दिखा रहा है? देखिए सेंटर के 4 चौकोर वाला एक हिस्सा आप देख पा रहे हैं, रेड कलर का स्क्वायर मैंने वहां पे बनाया है। इस रेड स्क्वायर के अंदर 9 बिंदु आपको दिख रहे हैं। ये 9 बिंदु बताते हैं कि वो ब्रह्मा का पद है। इन पर्टिकुलर 9 पदों के ऊपर ब्रह्मा खुद विराजित हैं। क्योंकि ब्रह्मा यहाँ खुद विराजित हैं, इसे खंडित हम नहीं कर सकते। इसे हम किसी भी तरीके से खंडित नहीं कर सकते। तो ये पर्टिकुलर किसी भी नक्शे में, कोई भी नक्शा आए, एल टाइप हो, यू टाइप हो, कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, उसके अंदर इसे कैसे बनाया जाता है, उससे क्या बनता है, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज आपको यहाँ पर मैंने दिखाई कि इसे हम कैसे बना सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अगर फॉलो करते हैं तो ये पर्टिकुलरली मैंने वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना भी सिखाया हुआ है। आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं और ये मूल आधार होता है वास्तुशास्त्र का। यानी कि जब आप कह रहे हैं मेरा घर वेस्ट फेसिंग है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप अपने घर के आगे खड़े हुए और आपको दिखा कि सूरज यहाँ पर अस्त हो गया तो ये वेस्ट फेसिंग है, या फिर वेस्ट में आपने कंपास से डिग्री ली, यहाँ पर ये वेस्ट आ गया तो ये वेस्ट फेसिंग है। प्रॉपर वास्तु पुरुष मंडल बनाने के बाद, करेक्ट डिग्री नोट करने के बाद, तभी आपको पता लग सकता है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन वेस्ट थी, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ईस्ट थी, इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट है, इस दिशा में साउथ ईस्ट है। यही एक्सरसाइज जो वर्क सैंपल आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यही एक्सरसाइज हेल्प करती है बताने में क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन और क्या पर्टिकुलर रूल्स वहां पर चले गए हैं।
इसी के साथ आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपना एक छोटा-सा कोर्स जिसका एक चीट शीट बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बहुत बार आप क्लाइंट्स के आगे बैठते हैं और बहुत वक़्त लग रहा होता है। अरे! मुहूर्त निकालना है क्लाइंट के लिए, सर आधे घंटे का समय दीजिए, मैं आपको आधे घंटे बाद बताता हूँ मुहूर्त निकाल के। बहुत गलत प्रैक्टिस है। मात्र 8 से 10 मिनट का समय लगता है। क्लाइंट सामने बैठे हैं, उनके सामने आप इस चीट शीट के द्वारा उनको एक उचित मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं। मैंने इंग्लिश डेट्स भी इसके अंदर मेंशन करी हैं आप लोगों के लिए, तो आप चंद्रमास, सौरमास के हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर जो इंग्लिश डेट्स गिवन है इनमें 2-3 डेज़ का प्लस माइनस चलता है, डिपेंडिंग अपॉन सूर्य मकर राशि में यानी कि मकर संक्रांति कब बनाई गई। उसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन उस ईयर के लिए परफेक्ट कर लेते हैं कि कब-कब आप कहाँ-कहाँ 4 स्टेजेस का मुहूर्त होता है किसी भी घर में। सबसे पहले गड्ढा खोदा जाएगा तब उसका मुहूर्त होगा। सेकंड उसके नींव की स्थापना होगी जिसको हम भूमि पूजन बोलते हैं, वो उसका मुहूर्त होगा। थर्ड घर में जब मेन द्वार, मेन गेट लगाया जाएगा तब उसका मुहूर्त होगा और फोर्थ जब आप घर में रहने आ जाते हैं, गृह प्रवेश होता है तब उसका मुहूर्त होगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्हाई यू शुड लर्न वास्तु। देखिए इसकी सबसे पहले क्योंकि ये एक सिंगल रनिंग बिज़नेस है। ऐसा नहीं है आपको एक बहुत बड़ी टीम चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा apparatus चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मात्र एक छोटी-सी वास्तु किट चाहिए, उसमें कंपास होना चाहिए, सभी क्रिस्टल्स के सैंपल्स होने चाहिए, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को दिखा पाएँ, उन्हें बता पाएँ कि इन-इन चीज़ों से कैसे आपकी हेल्प होने वाली है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सबसे पहले हम आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देखिए इसको कैसे प्रैक्टिस करना है। रीज़न क्या है? देखिए जब मैं आज आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, अभी आपके साथ क्यू एंड ए में जॉइन करूँगा, बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जब किचन नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, फाइनेंस गड़बड़ है, फाइनेंस नहीं सँभलता, अकाउंटिंग तो कर ही नहीं सकते। अगर आपसे ये पूछ लूँ कि कितने रुपए में क्या चीज़ लाए थे, सर अब ध्यान नहीं है, लिखा नहीं हुआ, लिखा जाता ही नहीं, अकाउंट्स नहीं मेंटेन करे जाते। क्यों? क्योंकि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन आ गई है, इस रीज़न से आप नहीं कर पाते। तो ऐसे पहले आपकी पर्सनल ग्रोथ, पहले आपकी पर्सनल ग्रोथ पे हम ध्यान देते हैं कि आप पहले के अच्छे कंसल्टेंट कैसे बने, उसके बाद आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपको ये हमसे ही क्यों सीखना चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंटली देखिए, इसके अंदर जो आपकी लर्निंग्स हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रहेंगी। रीज़न बीइंग आई एम एन आर्किटेक्ट, मैं एक आर्किटेक्ट होने के नाते आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल नक्शे जिनके ऊपर हम काम करते हैं एज़ अ आर्किटेक्ट हमने काम करा है और उनकी रेंज बहुत बड़ी है। मैं आपको फैक्ट्री, हॉस्पिटल, वेयरहाउस सबका वास्तु सिखाने वाला हूँ। इसमें आपको एक इंटर्नशिप भी दी जाती है, यानी कि आपने कोर्स कर लिया, ऐसा नहीं है कि आपको हमने वेव ऑफ कर दिया। जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंटर्नशिप भी मिलती है, यानी कि आपको एज़ अ इंटर्न 2 प्रोजेक्ट्स पे हमारे साथ काम करना होता है। फिर बाय पोस्ट आपका जो सर्टिफिकेट है, बाय पोस्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है, साथ ही उसकी ई-कॉपी भी आपको मिलती है। अगर आप भारत में रहते हैं, तो आपको पोस्ट के द्वारा मिलेगा, अगर आप भारत के बाहर रहते हैं कहीं पे, तो आपको ये ई-सर्टिफिकेट के थ्रू ही मिलेगा। जो हमारा कोर्स है, इसके अंदर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि गिवन द कोर्स कंटेंट्स, जो कोर्स कंटेंट मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, इस कोर्स कंटेंट से ज़्यादा कोर्स कंटेंट इससे सस्ते में अगर कोई सिखाएगा, इससे सस्ते में अगर कोई बताएगा, तो हम आपकी फुल फीस रिफंड करने को बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, देयर आर मेनली ऑल कोर्सेज़, आप चाहे रेज़िडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल कोई भी ले लीजिए। लेकिन मैं आपको इसके लिए बिल्कुल सिम्प्लीफाई पैटर्न बताता हूँ। मैं आपको कहूँगा या तो आप रेज़िडेंशियल कोर्स ले लीजिए, जहाँ पर आप पूरा रेज़िडेंशियल के बारे में मैं सब कुछ सिखाऊँगा। मैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 इन सब में विश्वास नहीं रखता। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं, तो पूरा सीखना चाहते हैं, आधा-अधूरा कोई नहीं सीखना चाहता। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक वास्तु पुरुष मंडल कैसे बनाना है, सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में ज्ञान, सभी कैरेक्टर्स को समझना, सभी एलिमेंट्स को समझना, स्लोप्स क्या चीज़ होते हैं, अलग-अलग शेप से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, स्क्वायर और रेक्टेंगल तो सबका घर है नहीं, तो उनसे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। साथ ही उनकी केस स्टडीज़, रोड, टी जंक्शन, उनके नेटवर्क, टी जंक्शन के बारे में बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, सर मेरा घर जो है टी जंक्शन के एकदम सामने है, मैं कैसे उपाय करूँ? 7 स्टेप्स में उसकी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। कट, एक्सटेंशन ये सभी उसमें कैसे काम करेंगे और उनसे रिलेवेंट ई-बुक भी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इसके बाद आते हैं रेज़िडेंशियल वास्तु, तो इसके बाद शुरू होता है, यानी कि यहाँ से रेज़िडेंशियल वास्तु पढ़ाना शुरू करता हूँ। मेन गेट के बारे में अंडरग्राउंड टैंक, पूजा रूम, मंदिर, बाथरूम, किचन, डाइनिंग, स्टडी, लिविंग, ग्रीनरी, स्टोर, सेफ, सर्विस क्वार्टर सब कुछ और अपार्टमेंट्स अलग से। यानी कि ये पूरा बंगलो पैटर्न में हम आपको सबसे पहले सिखाएँगे। फिर अपार्टमेंट का वास्तु अलग से सिखाएँगे क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है।
दोनों का ट्रीटमेंट का तरीका बिल्कुल अलग है, दोनों की चीज़ें ही अलग हैं कि स्टेयर्स को, लिफ्ट को हम अपार्टमेंट के केस में घर का हिस्सा मानते ही नहीं, बहुत सी चीज़ें वहाँ बदल जाती हैं, उनको हम अलग से सिखाएँगे। इसके अंदर अप्रॉक्सिमेटली 20 आवर्स की हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं, हर सैटरडे कॉन्टैक्ट क्लास होती है 8 से 10 बजे। लाइफ टाइम सपोर्ट क्या चीज़ है? देखिए, आप आज कोर्स कर लेते हैं लेकिन 2 साल बाद आपको एक ऐसी क्वेरी आएगी, सर ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आप वहाँ पर सपोर्ट कॉल में आके जो हर वेडनेसडे हमारी होती है, वहाँ आकर उस सवाल को पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड डाउट्स को ले सकते हैं। अब थोड़ा-सा आसान आपके लिए कर देते हैं, छोटा-सा ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि हमने रिसेंटली क्लब कर दिया है, अब आपको इंस्टीट्यूशनल वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु सब कुछ एक ही साथ पढ़ाया जाता है और सिर्फ़ एक गिवन प्राइस पे पढ़ाया जाता है। तो जो इंस्टीट्यूशनल वास्तु है, उसमें स्कूल, कॉलेजेस, ऑफ़िसेज़, कोई भी बिज़नेस हो, कैसा भी बिज़नेस हो, उन सभी को बढ़ाया जाएगा। इंडस्ट्रियल वास्तु में सभी टाइप की फैक्ट्री, उनके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, उनका आपस में लिंक कैसे है, डिपार्टमेंट्स आपस में लिंक कैसे हो रहे हैं, इन सभी को सिखाया जाएगा विद केस स्टडीज़। सभी केस स्टडीज़ लाइव होती हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से होती हैं। जैसे आज हम कनेक्ट हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम कनेक्ट होते हैं और ग्रुप डिस्कशन उस पे करते हैं। कमर्शियल वास्तु के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर विद एग्ज़ाम्पल जैसे ज्वेलरी शॉप, शू शॉप, क्लोथिंग स्टोर, रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट्स 2 तरीके के हैं, कुछ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग, कुछ बारबेक्यू नेशन है जहाँ पर आप थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उनमें फ़र्क क्या है? अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक में क्या फ़र्क है? विद हेल्प ऑफ केस स्टडीज़ ये सभी कुछ आपको सिखाया जाता है एंड एट वन सिंगल प्राइस। जो सभी कोर्सेज़ 2 कोर्सेज़ हैं, आप रेज़िडेंशियल कोर्स ले सकते हैं या प्रोफ़ेशनल कोर्स ले सकते हैं। सभी कोर्सेज़ के अंदर सभी क्लासेस 85% लाइव हैं, सिर्फ़ 15% चीज़ें बहुत बेसिक ऐसी हैं जो हम कहते हैं आप खुद पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक्टिव क्यू एंड ए फोरम है।